अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अर्थात जो स्टूडेंट अपने से बड़ों का आदर व सम्मान करते हैं उनकी आयु, विद्या, यश और बल ये लगातार बढ़ते रहते हैं। नमस्कार my Gen Z students, I welcome you all in my YouTube channel and my name is Anu Sharma. I am your biology teacher. Last lecture में I had completed the chapter which is breathing and exchange of gases, which is the first chapter of human physiology. पहला चैप्टर होता था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो कि एनटीए ने निकाल दिया है नीट के सिलेबस में से, इसलिए ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पहला चैप्टर बन गया। आज का सेकंड चैप्टर है हमारा बॉडी फ्लूइड्स एंड देयर सर्कुलेशन। सो बेटा आज का जो चैप्टर है उसके जो ये नोट्स होंगे, जो कि इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, आपको चाहिए होंगे, यू कैन यूज देम फ्रॉम देयर। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट विद आवर लेक्चर। कम ऑन, join with me and let's work together to excel our score in the NEET. So dear, the chapter name is body fluids and their circulation. भैया सबसे पहले तो ये जानकारी आपके जहन में होना जरूरी है कि जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, जो प्रिमिटिव एनिमल्स हैं जैसे कि स्पॉन्जेस या नाइडेरियंस, वो पानी को इस्तेमाल करते हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल्स, जबकि हायर एनिमल्स ब्लड और लिम्फ को इस्तेमाल करते हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स इन देयर बॉडी। एनिमल्स में सर्कुलेटरी पाथवे दो प्रकार के होते हैं, ओपन और क्लोज्ड। ओपन पाथवे में हार्ट द्वारा पंप जो ब्लड या हीमोलिम्फ होता है वो खाली जगह में डाल दिया जाता है। उन खाली जगह को हम साइनसेस या हीमोसील कहते हैं। यह ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे बड़ी फाइलम एनिमल किंगडम की, जिसका नाम आर्थ्रोपोडा है, और सेकंड लार्जेस्ट फाइलम एनिमल किंगडम की, जिसका नाम मोलस्का है, इन दोनों में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट द्वारा पंप ब्लड वेसल्स में ही फ्लो करता है। यह ब्लड वेसल से बाहर फ्लो नहीं करता। यह ब्लड वेसल एक ही डायामीटर की नहीं होती, वेरिंग डायामीटर की होती हैं, जैसे कि आर्टरीज, आर्टेरियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स और वेन्स। यह क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एनालिडा और कॉर्डेटा फाइलम्स में पाया जाता है। वर्टिब्रेट्स जो कि कॉर्डेट्स को बिलोंग करते हैं, इन वर्टिब्रेट्स में और कॉर्डेट्स में मस्कुलर और चैम्बर्ड हार्ट होता है। जो मछलियां हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, सब के सब वर्टिब्रेट्स हैं। मछलियों की अगर बात करते हैं तो मछलियों की बॉडी में, मछलियों के शरीर में जो दिल है, उनके सीने में भी दिल होता है, तो उनके सीने में दो चैम्बर्ड हार्ट होता है, टू चैम्बर्ड हार्ट। ऊपर वाला चैम्बर एट्रिया होता है, नीचे वाला हमेशा वेंट्रिकल होता है। ऊपर वाला कमरा एट्रिया, नीचे वाला कमरा वेंट्रिकल होता है। याद रखिए, जो ये टू चैम्बर्ड हार्ट होता है ये सिंगल सर्कुलेशन शो करता है। सिंगल सर्कुलेशन का मतलब होता है सेल्स में ब्लड पहुंचने से पहले दिल में से एक दफा गुजरता है। जब दिल में से ब्लड एक दफा गुजरता है बिफोर रीचिंग द बॉडी सेल, इट इज कॉल्ड एज सिंगल सर्कुलेशन, व्हिच इज अ फीचर ऑफ टू चैम्बर्ड हार्ट। सो याद रखिए जो मछली होती है, मछली के दिल में वेनस ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, इसलिए मछली के दिल को आप वेनस हार्ट भी कहते हैं। होता क्या है, इसके बॉडी सेल्स में जब ऑक्सीजन दे जाता है ब्लड, तो वो ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले एट्रिया में आता है, वेंट्रिकल के थ्रू यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मछली के गिल्स के पास जाता है। गिल्स को बोलता है बहना मेरे अंदर ऑक्सीजन डाल दे। गिल्स ब्लड में ऑक्सीजन डाल देती है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड बन जाता है। यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल्स को दे दिया जाता है। ऑक्सीजन जो होती है सेल्स द्वारा इस्तेमाल करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से जो ये मछली है उसके दिल में से फ्लो करता है। सो रिमेंबर, मछली का हार्ट वेनस हार्ट होता है। इसके बाद एम्फीबियंस और मोस्ट रेप्टाइल्स
एक्सेप्ट क्रोकोडिलियंस, इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इनके 3 चैम्बर्ड हार्ट में 2 ऊपरी चैम्बर आयोरिकल्स या एट्रिया कहलाते हैं और नीचे एक सिंगल अनडिवाइडेड वेंट्रिकल होता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन शो करता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट शो करता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। याद रखिए 3 चैम्बर्ड हार्ट में राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा बॉडी पार्ट्स में से और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर से। यह और डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड नामक जो 2 तरह के ब्लड हैं सिंगल वेंट्रिकल में जाके मिक्स हो जाता है। क्योंकि वेंट्रिकल के बीच में कोई दीवार नहीं है तो दोनों तरफ से आया हुआ ब्लड यहाँ पे मिक्स हो जाता है। सो रिमेंबर, जो एम्फीबियंस और मोस्ट ऑफ रेप्टाइल्स हैं उनका दिल बन गया आर्टीरियोवेनस हार्ट, क्योंकि इनके दिल में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों प्रकार का ब्लड मौजूद होता है। बात करते हैं क्रोकोडाइल्स, एव्स और मैमल्स की। इन एनिमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इन 4 चैम्बर्ड हार्ट में बाहरी ऊपरी वाले चैम्बर्स 2 एट्रिया, नीचे वाले 2 चैम्बर्स वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। 4 चैम्बर्ड हार्ट भी आर्टीरियोवेनस हार्ट होता है, लेकिन इस हार्ट में 4 चैम्बर्ड हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग होते हैं, वो वेंट्रिकल में मिक्स नहीं होते, क्योंकि वेंट्रिकल के बीच में, दोनों वेंट्रिकल के बीच में दीवारें आ जाएंगी यहां पर। सो रिमेंबर, जो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है वो शो करता है डबल सर्कुलेशन। क्या शो करता है? डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन से तुम क्या समझे भैया? डबल सर्कुलेशन का मतलब होता है सेल में पहुंचने से पहले ब्लड को दिल में से 2 दफा गुजरना पड़ता है। तो देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ द डबल सर्कुलेशन। सबसे पहले पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन का कार्य क्या है? पहला सवाल भैया, पल्मोनरी सर्कुलेशन का कार्य होता है जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको ऑक्सीजनेट करना। सो राइट साइड में याद रखिए, हम दिल के 4 चैम्बर्ड हार्ट में जो दिल का राइट साइड वाला हिस्सा होता है, मतलब राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल, उसमें फ्लो करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो राइट वेंट्रिकल कहता है कि मैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग के पास लेके जाता हूं। लंग क्या या एल्वियोलाई जो होती हैं ऑक्सीजन को इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में डाल देती है। ब्लड खुश होके लाल हो जाता है, इसके चीक लाल हो जाते हैं, ऑक्सीजनेटेड बन जाता है और यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रिया में एंटर कर जाता है। तो यह पहला सर्किट बन गया। ये एक सर्किट बन गया जो जो राइट वेंट्रिकल से शुरू हुआ, लंग्स में गया और फिर दोबारा लेफ्ट एट्रिया में ओपन हुआ। राइट वेंट्रिकल से लंग्स में गया, लंग्स से लेफ्ट एट्रिया में आया, पहला सर्कुलेशन बन गया पल्मोनरी सर्कुलेशन, मेंट फॉर द ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड। दूसरा सर्कुलेशन है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में लेफ्ट वेंट्रिकल नामक चैम्बर जो होता है ऑक्सीजन से लदे हुए ब्लड को पूरे शरीर के सेल्स में या पूरे सिस्टम में लेके जाता है। सिस्टम के पूरे सेल्स जो हैं ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं और ब्लड बन जाता है डीऑक्सीजनेटेड। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में एंटर कर जाती है। यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से राइट एट्रिया में ओपन हो जाता है। तो यह सेकंड सर्किट पूरा हो गया, नाम है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जो शुरू हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल से, देन गया बॉडी सेल्स में और फिर आया राइट एट्रिया में। सो याद रखिए, सिस्टेमिक सर्कुलेशन पूरे सिस्टम को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है। स्पेशलाइज सर्कुलेटरी सिस्टम भी हमारे शरीर में बहुत प्रेजेंट होते हैं। पहला है हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन में क्या होता है? इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, स्प्लीन का, स्टमक का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले जाता है लीवर या हेपर में। लीवर या हेपर पोर्ट का काम करता है और वहां से पोर्ट से फिर हिपैटिक वेन जो होती है उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिल में ले जाती है। सो हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन में जो हेपर या लीवर है वो एक इंटरमीडिएटरी ऑर्गन का काम करता है बिटवीन इंटेस्टाइन एंड हार्ट। इंटेस्टाइन और हार्ट के बीच में इंटरमीडिएटरी ऑर्गन है लीवर। लीवर में जाके लीवर नामक पोर्ट में पहले ब्लड रुकेगा और फिर हार्ट में जाएगा, बन जाएगा हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन।
कोरोनरी सर्कुलेशन इज रिलेटेड टू द सप्लाई ऑफ द ब्लड टू द कार्डियक मसल्स। भैया दिल जो शरीर के हर एक हिस्से में ब्लड लेके जा रहा है, उसको भी तो खुद ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, तो उसको पूरा करने के लिए देयर इज प्रेजेंस ऑफ कोरोनरी सर्कुलेशन इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट। ठीक है जी। अब सर्कुलेटरी सिस्टम समझने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द फ्लूइड विच इज बीइंग सर्कुलेटेड। वो फ्लूइड जो पूरे शरीर में सर्कुलेट हो रहा है उसका नाम है ब्लड। ब्लड एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, पूरे शरीर के भागों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहा है, इसलिए बन गया फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इस फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का जो मैट्रिक्स है उसको प्लाज्मा कहते हैं। याद रखिए, इस प्लाज्मा में कोई धागे नहीं है, कोई फाइबर्स नहीं है, सो प्लाज्मा इज विदाउट फाइबर्स। इस ब्लड में प्रेजेंट है ऑफ कोर्स मैट्रिक्स विच इज प्लाज्मा, और दूसरे हैं फॉर्म्ड सेल्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स या ब्लड सेल्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहीं और बनते हैं और जाके ब्लड में डाल दिए जाते हैं। प्लाज्मा 55% हिस्सा है टोटल ब्लड का और फॉर्म्ड एलिमेंट 45% हिस्सा है। प्लाज्मा में क्या क्या चीजें मौजूद है? प्लाज्मा में है पानी, प्रोटीन्स, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स। भैया जल ही जीवन है, सो याद रखो प्लाज्मा में 90 to 92% जल ही है। साथ में है प्रोटीन्स जो कि 6 to 8% है। मिनरल्स मौजूद हैं आपके प्लाज्मा में जो कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड्स हैं, और साथ में न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स एक्सेट्रा हैं। प्रोटीन्स के बारे में सवाल, भैया कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं ब्लड में या प्लाज्मा में? भैया पहली बात जो है वो है एल्बुमिन। एल्बुमिन नामक प्रोटीन हमारे ब्लड के ऑस्मोटिक बैलेंस या ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखती है। एल्बुमिन प्रोटीन पानी को ब्लड वेसल्स के अंदर पकड़ कर रखती है। मान लो ये एल्बुमिन पानी के मॉलिक्यूल को ब्लड वेसल से बाहर निकलने नहीं देती, तो ये पानी को ब्लड वेसल के अंदर होल्ड करके रखती है। अगर एल्बुमिन की कमी हो जाती है तो पानी के मॉलिक्यूल भगोड़े बन जाते हैं, ये ब्लड वेसल से बाहर निकल जाते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आ जाते हैं, जिस वजह से एडीमा हो सकता है, सूजन आ सकती है। ठीक है। ग्लोबुलिन गोल गोल ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, और एक तरह की ग्लोबुलिन होती हैं जिनका नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, और इम्यूनोग्लोबुलिन्स हमारे शरीर की डिजीज से फाइट करने के लिए हेल्प करती है, तो डिफेंस के लिए इन्वॉल्व होती हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन दे हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड को जमने में हेल्प करती हैं। जब हमें चोट लगती है तो थोड़ी देर के बाद ब्लड बहना बंद हो जाता है, इट इज ड्यू टू क्लॉटिंग मैकेनिज्म ऑफ द ब्लड। ठीक है जी। हमारे ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहाँ बनते हैं? आफ्टर आवर बर्थ, हमारे जन्म के बाद जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं वो बोन मैरो में बनते हैं। हमारी बोन मैरो पर्टिकुलरली जो फ्लैट बोन्स हैं और लॉन्ग बोन्स होती हैं, उनकी एपिफाइसिस पे रेड बोन मैरो होती है, वहां पे हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं और ब्लड सेल्स को बनाने का काम करते हैं। जन्म से पहले हमारे शरीर में हड्डियां नहीं होती है, तो सवाल आता है कि जन्म से पहले ब्लड सेल्स को बनाने का काम कौन करता है? तो आप कहेंगे लीवर, स्प्लीन और यॉर्क सैक जो होते हैं ब्लड सेल्स को जन्म से पहले बनाते हैं, जबकि जन्म के बाद बोन मैरो ब्लड सेल्स को बनाने का काम करता है। हमारे शरीर में 3 प्रकार के ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। सबसे पहले आरबीसीज, दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट्स, दूसरे हैं डब्ल्यूबीसीज, नाम है ल्यूकोसाइट्स, तीसरे हैं प्लेटलेट्स, सिनोनिम है इनका थ्रोम्बोसाइट्स। नंबर पे सवाल, जो आरबीसीज होते हैं वो है 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड, दिस इज कॉल्ड एज टीईसी, टोटल इरिथ्रोसाइट काउंट। 1 क्यूबिक मिलीमीटर में कितने आरबीसी पाए जाते हैं वो कहलाता है टोटल इरिथ्रोसाइट काउंट। तो एक स्वस्थ इंसान के शरीर में 5 to 5.5 मिलियन आरबीसीज पाए जाते हैं इन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड। याद रखिए आरबीसी काउंट मेल्स में ज्यादा होता है कंपेयर टू फीमेल्स। मेल्स में एंड्रोजन्स नामक हार्मोन जो होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करते हैं, और साथ में इरिथ्रोपोइसिस को भी स्टिमुलेट करते हैं। सो याद रखिए मेल्स का जो इरिथ्रोसाइट काउंट है फीमेल की तुलना में ज्यादा होता है, बिकॉज मेल्स हैव गॉट एंड्रोजन्स इन देयर ब्लड व्हिच स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। याद रखिए आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का नाम रेड इसलिए क्योंकि इनके अंदर क्या होवत, तो इनके अंदर होवत एक तरह का पिगमेंट जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हर 100 ml ऑफ ब्लड में 12 से 16
ग्राम 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस इनमें नहीं होवत, आरबीसीज आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, इन्यूक्लिएटेड होते हैं आरबीसीज मैमल्स में, मोस्ट ऑफ मैमल्स में आरबीसीज नहीं होते हैं। इनका जो जीवन काल है लगभग 120 दिन का होता है और ये ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं वो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया, उसके लिए आपको पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा। सो आप मेरे चैनल पे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस देख सकते हैं फॉर द हाउ द आरबीसीज आर हेल्पिंग इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, दैट इज मेंशन्ड ओवर देयर। ऑल राइट, रिमेंबर जब बेचारे आरबीसीज की जीवन काल समाप्त हो जावत, जब बेचारे ये बूढ़े हो जाते हैं, तो एक बंदा है जो हमारे शरीर में आरबीसीज को दफनाने का काम करता है, कहलाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज कौन है आप मुझे जरूर बताएंगे। विच organ in our body, which structure in our body is called as graveyard of RBCs। दूसरा एक सवाल है, आरबीसीज बाइकनकेव और इन्यूक्लिएटेड होते हैं इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स, ऐसा काहे? सो बाइकनकेव एरिया जो होता है वो सरफेस एरिया को बढ़ाता है, जिस वजह से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सेल्स को बड़े इजीली दिया जाता है बाय द आरबीसीज। सो बाइकनकेव होने का की वजह से जो सरफेस एरिया है आरबीसीज का वो बढ़ जाता है। इन्यूक्लिएटेड है, कोई न्यूक्लियस नहीं है, साथ में जो ऑर्गेनेलिज है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज वो भी नहीं होते इनके अंदर, ताकि जो अंदर की जगह है भैया, अंदर की जगह है वो खाली रह सके और उसके अंदर हीमोग्लोबिन समा सके। सो हीमोग्लोबिन को अकोमोडेट करने के लिए सारे के सारे ऑर्गेनेलिज जो है इनमें नहीं होते एक्सेप्ट राइबोसोम्स, दे आर यूनिवर्सल ऑर्गेनेलिज। ऑलराइट, देन डब्ल्यूबीसीज और ल्यूकोसाइट्स के बारे में बात करते हैं। 6000 से 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, इनका कोई रंग नहीं होता, इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, बीमारियों से बचाने में हमारी ये मदद करते हैं। प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स ट्रू सेल्स नहीं है, ये सही मायने में सेल नहीं है, ये सेल के टुकड़े हैं। कौन से बड़े सेल्स के टुकड़े हैं? नाम है मेगा कैरियोसाइट्स, बोन मैरो के एक सेल्स होते हैं, बड़ा सा उनके पास न्यूक्लियस होता है, मेगा कैरियोसाइट्स के टुकड़े हैं। एक स्वस्थ इंसान के शरीर में 1,50,000 से लेके 3,50,000 थ्रोम्बोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड। कोई रंग नहीं होता, इनके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता क्योंकि ये तो सेल के टुकड़े हैं, ये भी शॉर्ट लिव्ड होते हैं। और याद रखिए ब्लड को जमाने में आफ्टर द इंजरी दे विल हेल्प, सो दैट्स व्हाई दे हेल्प इन द क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। अगर डब्ल्यूबीसीज के बारे में विस्तार से चर्चा की जाए तो डब्ल्यूबीसीज हमारी बॉडी में ब्लड में दो प्रकार के होते हैं। एक वो डब्ल्यूबीसी जिनके साइटोप्लाज्म में रेत की तरह दाने होते हैं कहलाते हैं ग्रेनुलोसाइट्स, जिनके साइटोप्लाज्म में रेत की तरह दाने नहीं होते वो कहलाते हैं ए ग्रेनुलोसाइट। जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं वो ग्रेन्यूल्स, जो रेत है इन रेत की तरह दाने हैं डब्ल्यूबीसीज के अंदर, वो अगर बेसिक डाइस के रंग में रंग जा रहे हैं तो कहलाएंगे बेसोफिल, अगर एसिडिक डाइस के रंग में रंग जा रहे हैं तो कहलाएंगे इओजाइनोफिल्स या एसिडोफिल्स, लेकिन अगर न्यूट्रल है दोनों डाइस के लिए तो कहलाएंगे न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, ए ग्रेन्युलोसाइट्स दो प्रकार के हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। राइट, अब काउंट पे परसेंटेज पे बात करते हैं कि परसेंटेज कितनी है इनकी, टोटल जो डिफरेंशियल काउंट होता है डब्ल्यूबीसीज का। तो बेस्ड अगर डब्ल्यूबीसीज के बारे में पूछा जाए तो सबसे ज्यादा होते हैं न्यूट्रोफिल्स 60 to 65%। देखो मैं सवाल कैसे आएंगे वैसे ही बता रही हूं कॉन्सेप्ट को भी कि न्यूट्रोफिल 60 to 65%, उससे कम होते हैं लिम्फोसाइट 20 to 25%, उससे कम होते हैं मोनोसाइट 6 to 8%, उससे कम होते हैं इओजाइनोफिल 2 to 3% और सबसे कम होते हैं 0.5 to 1% बेसोफिल्स। राइट, इसको याद करने के लिए न्यूमोनिक है एक, नेवर लेट मंकी ईट बनाना, सो दैट्स अ न्यूमोनिक टू मेमोराइज द डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। न्यूक्लियस की अगर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? न्यूक्लियस, LEUS। सो न्यूक्लियस की अगर बात करते हैं बच्चे तो याद रखो जो बेसोफिल्स होते हैं उनका एस शेप्ड न्यूक्लियस होता है, 3 लोब्ड न्यूक्लियस होता है। जो ये इओजाइनोफिल्स होते हैं इनका 2 लोब्ड या स्पेक्टेकल की तरह, स्पेक्स की तरह न्यूक्लियस होता है इओजाइनोफिल्स का। मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होता है न्यूट्रोफिल्स का। मोनोसाइट का न्यूक्लियस किडनी की तरह होता है, किडनी शेप्ड न्यूक्लियस होता है, जबकि लिम्फोसाइट का राउंड न्यूक्लियस होता है।
ऑलराइट, फंक्शंस पे बात करते हैं। जो बेसोफिल्स होते हैं वो एक तरह का वेसोडाइलेटर सिक्रीट करते हैं हिस्टामिन, एक तरह का वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर सिक्रीट करते हैं सीरोटोनिन, और एक तरह का एंटीकोगुलेंट सिक्रीट करते हैं हिपैरिन। क्या सिक्रीट करते हैं? हिपैरिन, राइट। सो दे आर इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लेमेशन, दे आर इन्वॉल्व्ड इन अ प्रोटेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स व्हिच इज कॉल्ड एज इन्फ्लेमेशन। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इन्फ्लेमेशन के बारे में हम बात करेंगे अबाउट द ह्यूमन हेल्थ इन द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस चैप्टर, ठीक है। इओसाइनोफिल जो होते हैं इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं, और एलर्जी में इनका काउंट जो है वो बढ़ जाता है, एंटी एलर्जिक है ये, सो दे रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड दे आर इन्वॉल्व्ड इन एलर्जी। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स फैगोसिटिक होते हैं। जब भी कोई दुश्मन हमारे ब्लड के अंदर एंटर करना चाहता है तो ये न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स ब्लड वेसल्स की दीवारों में से निकलते रहते हैं, खिसकते रहते हैं, और इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जाके स्यूडोपोडियल प्रोसेस से अपने पंजों से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या पैथोजन को अपने साइटोप्लाज्म में इंटरनलाइज करेंगे और लाइसोसोमल एंजाइम उन पैथोजन के अंदर रिलीज करेंगे, जिस वजह से उन ऑर्गेनिज्म की फैगोसाइटोसिस हो जाएगी। तो ये जो है हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फैगोसिटिक इन एक्शन विच सेल्स न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। और जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो हमारे अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स के लिए जरूरी होते हैं। नाम है उनका बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। अब देखो, आपने सुना होगा भैया मेरा, जैसे आप बोलते हो मेरा ब्लड ग्रुप ए है, दूसरा बोलता होगा मेरा ब्लड ग्रुप ओ बी है, कोई बोलता होगा मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, कोई कहता है मेरा ब्लड ग्रुप ओ है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द ब्लड ग्रुप्स। ए बी ओ ग्रुपिंग और आर एच ग्रुपिंग के बारे में चर्चा की गई है एनसीईआरटी में। बहुत सारे तरह के एंटीजन होते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ आरबीसीज। हमारी एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ चर्चा की गई है ए और बी एंटीजन के बारे में और आर एच एंटीजन के बारे में, तो हम यही पढ़ेंगे। सबसे पहले ए बी ओ ग्रुपिंग के बारे में पढ़ते हैं। जो ये ए बी ओ ग्रुपिंग होती है दैट इज बेस्ड अपॉन द टाइप of antigens which are present on the surface of RBCs. RBC नामक सेल्स के ऊपर कौन से एंटीजन मौजूद होते हैं वो डिसाइड करेगा कि इंसान का ब्लड ग्रुप कौन सा है। सो रिमेंबर, आपसे पूछा जाए व्हाट आर एंटीजेंस, तो आप एंटीजेंस डिफाइन करोगे कि ये वो केमिकल होते हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिम्युलेट करते हैं या इंड्यूस करते हैं। और एबीओ ग्रुपिंग में जो एंटीजन होते हैं वो आरबीसी की सरफेस के ऊपर वो ए हो सकता है, बी हो सकता है, और ये दोनों भी हो सकते हैं और एक भी नहीं हो सकता इनमें से। एंटीजन के खिलाफ होती हैं एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या होती हैं? दूसरा सवाल। ये वो प्रोटीन्स होती हैं वो जो एंटीजन के खिलाफ बनती हैं। नाम है एंटी ए और एंटी बी टाइप ऑफ एंटीबॉडीज। अब आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये एंटीबॉडीज जो होती हैं हमारी, वैसे तो एंटीबॉडीज जो होती हैं जब भी दुश्मन या पैथोजन हमारे शरीर के अंदर एंटर करता है तभी एंटीबॉडीज जो है वो बी लिम्फोसाइट्स द्वारा सिक्रीट की जाती हैं। लेकिन ये तरह की जो एंटीबॉडीज होती हैं हमारे जन्म से पहले ही हमारी प्लाज्मा के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है, राइट। सो रिमेंबर, जो सा एंटीजन होगा आरबीसी की सरफेस के ऊपर उसका हूबहू एंटीबॉडी प्लाज्मा में मिसिंग होगी, उसका उल्टा एंटीबॉडी प्लाज्मा में मौजूद होगी। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर ए एंटीजन के लिए ए एंटीबॉडी होगी तो ए एंटीबॉडी ए एंटीजन को मार गिराएगी, मरा जाएगा बंदा। सो रिमेंबर, जो ए ब्लड ग्रुप होता है उसके आरबीसी की सरफेस के ऊपर ए एंटीजन है, इसलिए ब्लड ग्रुप बन गया ए, और प्लाज्मा में एंटीबॉडी होगी एंटी बी। बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन होगा बी, एंटीबॉडी होगी ए। ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन होगा ए और बी और एंटीबॉडी कोई नहीं होवत। याद रखो, ए बी ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है प्लाज्मा में। ओ ब्लड ग्रुप, ओ का मतलब नो, ओ का मतलब नो। सो इसमें आरबीसी की सरफेस के ऊपर कोई एंटीजन नहीं होवत, जबकि प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों होवत। क्लियर है? याद रखिए, जब भी आप ब्लड ग्रुप को जब भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हो तो ब्लड ग्रुप डोनर और रेसिपिएंट का क्रॉस मैच जरूर किया जाता है ताकि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन से बचा जा सके। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कब आती है? सवाल। तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन तब आती है जब एंटीजन ऑफ द डोनर, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद हो गया तुम्हें, पूरा ट्रांसफ्यूजन का फिजियोलॉजी पता चल जाएगी कि भैया अगर एंटीजन ऑफ द डोनर क्रॉस रिएक्ट विद द एंटीबॉडी ऑफ द रेसिपिएंट तो होती है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। अब देखो, ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर क्यों है? इसको क्यों किसी के भी ब्लड में डाल दिया जाता है? क्योंकि इसके आरबीसी की सरफेस के ऊपर कोई एंटीजन नहीं होता। तो मैंने तुम्हें बताया
ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कब होगी? जब एंटीजन किसके साथ रिएक्ट करेगा? एंटीबॉडी के साथ। तो इसके ऊपर कोई एंटीजन है ही नहीं, तो इसको जिन मर्जी ब्लड में डाला जाओ कोई रिस्पॉन्स आएगा ही नहीं, बन गया ये यूनिवर्सल डोनर। जबकि ये ब्लड ग्रुप बन गया यूनिवर्सल रेसिपिएंट। आप कहेंगे वो क्यों? क्योंकि इसकी ब्लड में, प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, और एंटीबॉडी नहीं होगी तो भैया इसमें कोई भी ब्लड ग्रुप डाले जाओ, देयर विल बी नो रिएक्शन, बिकॉज ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अकर्स ओनली इफ बिटवीन द एंटीजन ऑफ द डोनर एंड एंटीबॉडी ऑफ द रेसिपिएंट। ऑल राइट, सो ओ है यूनिवर्सल डोनर और ए बी है यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अब दूसरा ब्लड ग्रुप है, दूसरी ग्रुपिंग की गई है excuse me, RH grouping की। RH grouping is based on the presence or absence of an antigen which is called as RH antigen। RH शब्द लिया है रीसस मंकी। रीसस मंकी के आरबीसीज पे सबसे पहले ये एंटीजन डिस्कवर हुआ था, इसीलिए RH एंटीजन इसका नाम दिया गया। रिमेंबर, मोस्ट ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन में आरबीसी की सरफेस के ऊपर ये एंटीजन पाया जाता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन RH पॉजिटिव होती है। अबाउट 80% ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन आर RH पॉजिटिव। जब रिमेंबर, प्रॉब्लम कब होगी? व्हेन विल बी द प्रॉब्लम तब होगी जब RH नेगेटिव पर्सन के ब्लड में RH पॉजिटिव ब्लड डाल दिया जाए। तो RH नेगेटिव पर्सन का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, उसके अंदर जब RH फैक्टर आएगा या एंटीजन आएगा तो इम्यून सिस्टम बोलेगा RH एंटीजन को मारने के लिए RH एंटीबॉडी बना दी जाए। सो इसलिए रिमेंबर, ट्रांसफ्यूजन प्रॉब्लम तब करेगा अगर RH नेगेटिव पर्सन के ब्लड में क्या डालोगे तुम? RH पॉजिटिव ब्लड। इसकी एक स्पेशल इनकम्पैटिबिलिटी डिस्कस की गई है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान होती है, RH इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें समझो, अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी है, किस कंडीशन में भैया? फर्स्ट प्रेगनेंसी है, कंडीशन है मां जो है RH नेगेटिव है और बच्चा RH पॉजिटिव है। मां RH नेगेटिव, बच्चा RH पॉजिटिव, कोई दिक्कत होने वाली है क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दोनों ब्लड के बीच में, दोनों अलग अलग तरह के ब्लड के बीच में एक LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, नाम है उसका प्लेसेंटा। सो जो प्लेसेंटा होता है वो दोनों तरह के ब्लड ग्रुप को, दोनों अलग अलग ग्रुप को, ब्लड ग्रुप को अलग करके रखा हुआ है, सेपरेट करके रखा हुआ है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है फर्स्ट प्रेगनेंसी में। लेकिन जब बच्चे की डिलीवरी होती है, ब्रेकडाउन ऑफ ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड वेसल्स रप्चर होने की वजह से कुछ RH पॉजिटिव बच्चे का ब्लड अगर मां के ब्लड में लीक होके आ गया तो RH एंटीजन को देखते ही इम्यून सिस्टम चरमरा गया और इस इम्यून सिस्टम ने बनाई RH एंटीबॉडीज अगेंस्ट दिस RH एंटीजन, अगेंस्ट दिस RH एंटीजन। ठीक है, RH एंटीजन के लिए बना ली RH एंटीबॉडी मां के इम्यून सिस्टम ने। लेकिन पहला बच्चा तो नॉर्मल हो गया क्योंकि ये तो बॉडी से बाहर आ गया। सो फर्स्ट बेबी विल बी नॉर्मल। भैया खतरनाक कंडीशन होने वाली है सेकंड प्रेगनेंसी में। अब सेकंड प्रेगनेंसी भी वही, बच्चा जो है वो RH पॉजिटिव है। अब देखो, अगर बच्चा RH पॉजिटिव है और मां के ब्लड में RH एंटीबॉडीज है तो ये RH एंटीबॉडीज बिलोंग करती है एक तरह की इम्यूनोग्लोबुलिन को, नाम है IgG। इम्यूनोग्लोबुलिन G क्लास को बिलोंग करती है RH एंटीबॉडीज, और ये RH एंटीबॉडीज प्लेसेंटा नामक बैरियर्स को क्रॉस करती है और RBC, बच्चे की RBCs के सरफेस के ऊपर जो RH एंटीजन है उसके साथ चिमड़ जाती हैं और ये इस RBCs को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं, जिस वजह से बच्चे के बहुत सारे RBCs मारे जाते हैं। बीमारी होगी बच्चे को हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। कौन सी बीमारी होगी? हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। इस बच्चे के बहुत सारे RBCs मारे जाते हैं। इस बच्चे को सरवाइव कराने के चक्कर में जो यॉर्क सैक के लीवर या स्प्लीन होता है, लीवर और स्प्लीन होता है, वो इमेच्योर RBCs को ही बच्चे के ब्लड में सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे के जो सर्कुलेशन है, जो फीटल सर्कुलेशन है, उसमें इमेच्योर RBCs दिखेंगे तुम्हें, जिन्हें इरिथ्रोब्लास्ट कहा जाएगा। सो इरिथ्रोब्लास्ट कंडीशन देखी जाएगी RBCs की इन द फीटल ब्लड। सो डिजीज का नाम आ गया इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस।
इस बच्चे को आप इस प्रॉब्लम से बचा सकते हो, इस प्रॉब्लम से बचा सकते हो, हिमोलिटिक डिजीज से या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस से बचा सकते हो अगर फर्स्ट डिलीवरी के बाद आप मदर में इंट्रोड्यूस कर दो एंटी-आरएच एंटीबॉडीज। एंटी-आरएच एंटीबॉडीज क्या करेंगी, जो भी एंटी-आरएच एंटीबॉडीज क्या करेंगी, जो आरएच एंटीजन मदर के ब्लड में गया था उस आरएच एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देंगी, मार डालेंगी। आरएच एंटीबॉडी आरएच एंटीजन को मार देंगी, जिस वजह से मदर का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट ही नहीं हो पाएगा और जो हाइटेंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा था यहां पर वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा और दूसरा बच्चा नॉर्मल होगा। क्लियर है जी। अब ब्लड के बाद हम बात करते हैं अपने दिल के बारे में। दिल, भैया हमारे पास दिल, सबके पास दिल होता है, कोई अपना दिल किसी को नहीं देता, क्योंकि जब तक हम जिंदा हैं तब तक दिल हमारा जो है वो बीट कर रहा है और हमारे ब्लड को हमारे शरीर के सब कोनों में जो है वो दे रहा है। सो रिमेंबर द ओनली फंक्शन ऑफ द हार्ट इज टू पंप द ब्लड। नो इमोशंस, नो सेंटिमेंट्स प्रोबेबली आर रिलेटेड टू द हार्ट। ओके, सो हार्ट क्या है? हार्ट कहता है कि भैया मेरे को तो ऐसे बदनाम किया हुआ है, मैं तो अपना काम किए जा रहा हूं हमेशा ईमानदारी के साथ और मैं मेसोडर्म नामक जर्म लेयर से बना हूं। दोनों लंग्स के बीच में मीडियास्टीनम नामक जगह है और लेफ्ट लंग की एक कार्डियक नॉच है, उसमें मैं विराजमान हूं। मस्कुलर हूं मैं और मेरे अंदर चैम्बर्स हैं, 4 चैम्बर हैं, मैं 4 चैम्बर्ड हार्ट हूं और मैं थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड हूं। याद रखो, दिल जो है वो इस प्रकार से नहीं होता। दिल जो है थोड़ा रेस्ट कर रहा है इस तरफ को, थोड़ा टिल्टेड होता है टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, इट इज टिल्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट। और ये एक बैग के अंदर रहता है। कह रहा है मैं एक बैग के अंदर हूं, मेरे बैग का नाम पेरिकार्डियम है। ये जो पेरिकार्डियम है ये डबल वॉल्ड है और ये मेम्ब्रेनस बैग है। इस पेरिकार्डियम के बीच में, पेरिकार्डियम में पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम 2 लेयर हैं और बीच में पेरिकार्डियल कैविटी है और उस पेरिकार्डियल कैविटी में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है जो फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है। राइट, हार्ट कहता है कि भैया मेरे अंदर जो 4 चैम्बर्स होते हैं उनमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग जगह पे रहते हैं। रिमेंबर, राइट साइड में रहता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट साइड में रहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट साइड में राइट एट्रिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा। तो बहुत सिंपल सी बात होती है भैया, दिल के जो ऊपर वाले चैम्बर होंगे वो ब्लड को रिसीव करेंगे, नीचे वाले चैम्बर ब्लड को पंप करेंगे। है राइट साइड में क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो बॉडी के हिस्सों से जो ब्लड होता है वो वेना कावा से आता है। ऊपर वाले हिस्सों से आता है सुपीरियर वेना कावा से, नीचे वाले हिस्सों से आता है इंफीरियर वेना कावा से। और एक और है जो दिल के कोने कोने से ब्लड लेके आती है वापस यहाँ हार्ट में, कोरोनरी साइनस। तो सुपीरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस, इंफीरियर वेना कावा राइट एट्रियम में ओपन होती है। राइट एट्रियम ओपन हो रहा है राइट वेंट्रिकल में। राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो दीवार है उसको एवी सेप्टम कहा जाता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ऊपर एट्रिया, नीचे वेंट्रिकल, यहाँ सेप्टम। इस सेप्टम पे प्रेजेंट है वेल्व्स, वॉल्व, बल्ब, वॉल्व, वेल्व, ट्राइकस्पिड वेल्व। 3 फ्लैप है इस ट्राइकस्पिड वेल्व के। सो ट्राइकस्पिड वेल्व राइट साइड में है एवी सेप्टम के ऊपर। राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी द्वारा लंग्स में लेके जाया जाएगा। लंग्स जो होंगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन को ऐड कर देंगी और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स द्वारा, 2 पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स द्वारा लेफ्ट एट्रियम नामक चैम्बर में आ जाएगा। लेफ्ट एट्रियम से यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच का जो दीवार है उसके ऊपर है बाइकस्पिड वेल्व जिसको मिट्रल वेल्व भी कहते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे दिल की सबसे बड़ी पाइप में लेके जाता है जिसका नाम है अयोटा, और यह अयोटा छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में डिवाइड होती है जो हमारे पूरे शरीर में ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करने का काम करती है।
ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें ये कुछ चीजें दिख रही होंगी। रिमेंबर, जो वेंट्रिकल्स होते हैं राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, उनमें कुछ प्रोजेक्शंस होती हैं। उन प्रोजेक्शंस को कहते हैं कॉल्यूमनाए कार्नाए, और इन कॉल्यूमनाए कार्नाए पे प्रेजेंट होते हैं पैपिलरी मसल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटे? ये रेड कलर के जो स्ट्रक्चर्स है दे आर कॉल्ड एज पैपिलरी मसल्स। क्या कहते हैं इनको? पैपिलरी मसल्स। और इन पैपिलरी मसल्स के साथ एवी वाल्व्स के जो फ्लैप होते हैं कुछ धागों से जुड़े होते हैं, और धागों का नाम है कॉर्डे टेंडिनी। सो कॉर्डे टेंडिनी नामक धागे एवी वाल्व को नीचे पैपिलरी मसल्स के साथ धसा कर रखते हैं, ताकि वेंट्रिकल के अंदर जब ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा तो एवी वाल्व पीछे ना लटक जाएं। सो एवी वाल्व को पीछे एस्केप बैक होने से बचाने के लिए कॉर्डे टेंडिनी उनको नीचे की तरफ खींच कर रखते हैं ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। ऑल राइट, सो रिमेंबर आपको पता होना चाहिए कि जो वेल्व्स होते हैं उनका काम क्या होता है। जो वेल्व्स होते हैं बेटा हमेशा यूनिडायरेक्शनल फ्लो ब्लड का करवाते हैं, कभी भी ब्लड को वो पीछे की तरफ जाने से रोकते हैं। बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ ब्लड नहीं होने देता। जिंदगी में हर चीज आगे की तरफ, हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ते जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ब्लड पीछे मुड़कर नहीं देखता, क्योंकि दिल में प्रेजेंट है यहाँ पे वेल्व जो होते हैं बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है जी। दिल का ये जो ब्रॉड हिस्सा है ऊपरी तरफ वो बॉटम कहलाता है, राइट, या बेस कहलाता है, और यह नैरो हिस्सा अपेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? अपेक्स कहलाता है। आप देखेंगे हार्ट में कंडक्टिंग सिस्टम भी है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट खुद कॉन्ट्रैक्ट करता है, खुद बोलता है कि मैं खुद ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कि तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हार्ट के जो कार्डियक मसल्स होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं इनटू द नोडल टिश्यू, और ये नोडल टिश्यू खुद ही करंट जनरेट करके हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराता रहता है। नोडल टिश्यू के बारे में आई विल एक्सप्लेन you afterwards, okay? सो मैंने अभी आपको बताया दिल में 4 चैम्बर। हमारे दिल में 4 चैम्बर, राइट साइड में आ गया राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड में आ गया लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है जी। जो राइट एट्रिया है और लेफ्ट एट्रिया है उसके बीच की दीवार है इंटर एट्रियल सेप्टम। एनसीईआरटी कहती है इंटर एट्रियल सेप्टम कैसी दिखती है, कैसा होता है इंटर एट्रियल सेप्टम? सेप्टम मतलब दीवार, अंदर की दीवार। सो यह थिन और मस्क्यूलर होती है। वेंट्रिकल्स के बीच की दीवार होती है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो कि थिक वॉल्ड होती है। और याद रखिए एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है, एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच की जो दीवार होती है वो थिक और फाइब्रस होती है। और इसी एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम पे राइट साइड पे प्रेजेंट होता है ट्राइकस्पिड वाल्व और लेफ्ट साइड पे होता है बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। और याद रखिए पल्मोनरी आर्टरी और अयोर्टा की ओपनिंग पे ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं आधे चांद वाले वेल्व्स, कहलाते हैं सेमी ल्यूनर वेल्व्स, ठीक है। अब नोडल टिश्यू के बारे में मैंने आपको पहले बताया, फिर से बता देती हूं भैया। हमारा हार्ट है मायोजेनिक। पहली बात, मायोजेनिक हार्ट, मायो का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्टाइल, जो अपनी कॉन्ट्रैक्शन को खुद जनरेट करता है कहलाता है मायोजेनिक हार्ट। सो रिमेंबर, जो हमारे कार्डियक मसल्स होते हैं उसमें कुछ मसल्स मॉडिफाई हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ नोडल टिश्यू। सो ये जो नोडल टिश्यू होता है इसके डिफरेंट पार्ट्स है जो कि करंट या एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करते हैं। सबसे पहला पार्ट है एसए नोड। एसए नोड जो है वो राइट एट्रिया में अपर राइट कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है, और यह एक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा तेजी से जनरेट करता है, इसलिए इसको हम पेसमेकर ऑफ हार्ट कहते हैं। हमारे दिल के धड़कने की रफ्तार को एसए नोड, कोई और नहीं हमारे दिल की धड़कन को कंट्रोल करता कि किसी के दिखने से हमें ज्यादा हमारा दिल धड़कना शुरू हो जाता है या कोई नहीं दिखा तो बंद हो जाता है। रिमेंबर, एसए नोड इज कॉल्ड एज पेसमेकर ऑफ द हार्ट। ये जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल एट अ रेट ऑफ 70 to 75 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। ऐसे नोड ने जो करंट जनरेट किया उस करंट को पिक करता है एवी नोड। एवी नोड भी राइट एट्रिया में ही प्रेजेंट होता है, लेकिन राइट एट्रिया के लोअर लेफ्ट कॉर्नर में यह एवी नोड होता है। ऐसे नोड द्वारा जो जनरेटेड करंट है वो एवी नोड ने पिक किया।
एवी नोड ही एक रास्ता है जो वेंट्रिकल को अब करंट जो है वो सप्लाई करेगा। सो एवी नोड पेस सेटर कहलाता है। एसए नोड पेस मेकर है, पेस सेटर एवी नोड है। एवी नोड ने जो करंट पिक किया वो ये अपने अगले वाले भाई को ट्रांसफर करता है, नाम है एवी बंडल। एवी बंडल आगे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में राइट और लेफ्ट ब्रांचेस में डिवाइड होता है, जिनसे छोटी छोटी पुर्किंजे फाइबर्स नामक ब्रांचेस नोडल टिश्यू की निकलती है। सो रिमेंबर पाथ ऑफ न्यूरल इंपल्स या एक्शन पोटेंशियल पे सवाल। सो सबसे पहले एसए नोड, उसके बाद एवी नोड, उसके बाद एवी बंडल, उसके बाद राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस ऑफ एवी बंडल, और उसके बाद पुर्किंजे फाइबर्स। रिमेंबर ऑल द पार्ट्स ऑफ द नोडल टिश्यू, ऑल द पार्ट्स ऑफ द नोडल टिश्यू, ऑल द पार्ट्स ऑफ नोडल टिश्यू आर एबल टू जनरेट द करंट बट not at constant level, but not at constant rate, at varying rate, at varying rate. Remember, at varying rate. And maximum rate of generation of the action potential is done by the SA node. Hence SA node is called as the pacemaker of the heart. It's called as pacemaker of the heart. So this is very very important कि इसी की वजह से हमारा दिल जो है वो धड़कता है। तो दिल धड़कता है नोडल टिश्यू की वजह से, और दिल के धड़कने को हम डिस्कस करेंगे कैसे हमारा दिल धड़कता है बाय द टॉपिक विच इज कॉल्ड एज कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल होता है कि भैया जब हमारा दिल धड़क रहा है, उस धड़कने के दौरान इसमें क्या क्या एक्टिविटी, क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं, क्या क्या साइक्लिक एक्टिविटी हो रही है, उसे कार्डियक साइकिल कहते हैं। हमारा जो हार्ट रेट है वो है 72 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में हमारा दिल, एक स्वस्थ इंसान का, एडल्ट ह्यूमन बींग का जो दिल है 72 टाइम एक मिनट में धड़कता है। अगर कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन हमने निकाली कैसे, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 डिवाइडेड बाय हार्ट रेट 72, सो दैट इज 0.8 सेकंड। इट इज द ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल, वन कार्डियक साइकिल। सो वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर हार्ट रेट बढ़ेगा तो कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन बताइए घटेगी या बढ़ेगी। अगर आपका हार्ट रेट बढ़ेगा तो कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन बढ़ेगी या घटेगी, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। मुझे आपके जवाबों का बहुत बेसब्री के साथ इंतजार रहेगा बेटा। ओके, अब कार्डियक साइकिल में सबसे पहले दिल जो है वो विश्राम करना चाहता है। जब दिल विश्राम कर रहा है, इस अवस्था को कहते हैं ज्वाइंट डायस्टॉल। सारे के सारे चैम्बर, एट्रिया और वेंट्रिकल, सारे विश्राम कर रहे हैं, इनके अंदर ब्लड भर रहा है। डायस्टॉल मतलब रिलैक्स हो रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। सबसे बड़ी है ये ड्यूरेशन 0.4 सेकंड की। सो रिमेंबर, जब तक हम जिंदा है तब तक हमारा दिल नहीं धड़क, तब तक हमारा दिल थकता नहीं है। मतलब द हार्ट मसल्स दे डू नॉट गेट fatigued, whereas when we do skeletal muscular activity in the gym we get fatigued. Reason being, heart जो होता है वो ज्यादा देर के लिए रेस्ट करता है। जो रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है हार्ट मसल्स का वो ज्यादा होता है कंपेयर टू द कॉन्ट्रैक्टाइल पीरियड। सो रिमेंबर, ज्वाइंट डायस्टॉल है 0.4 सेकंड की, उसके बाद है एट्रियल सिस्टॉल जो कि 0.1 सेकंड की है, उसके बाद है वेंट्रिकुलर सिस्टॉल जो कि 0.3 सेकंड की है। जब सिस्टॉल शब्द आएगा मतलब कॉन्ट्रैक्शन, जब डायस्टॉल आएगा मतलब रिलैक्सेशन। डायस्टॉल रिलैक्सेशन फीलिंग, सिस्टॉल कॉन्ट्रैक्शन इजेक्शन ऑफ ब्लड। ड्यूरेशन बढ़ते से घटते क्रम की तरफ। ड्यूरेशन सबसे ज्यादा ज्वाइंट डायस्टॉल की, उससे कम वेंट्रिकुलर सिस्टॉल की, और सबसे कम एट्रियल सिस्टॉल की। ठीक है जी। अब याद रखिए, बहुत ही इजी वे में ये कार्डियक साइकिल मैंने बनाई है बड़ी ही मेहनत से। सबसे पहले ज्वाइंट डायस्टॉल, एट्रियल सिस्टॉल और वेंट्रिकुलर सिस्टॉल, ये 3 कॉलम बनाए। अब सबसे पहले चलिए ज्वाइंट डायस्टॉल के बारे में चर्चा करते हैं। जो ज्वाइंट डायस्टॉल है मतलब सारे के सारे चैम्बर रिलैक्स्ड अवस्था में है। तो आयोरिकल भी रिलैक्स है, वेंट्रिकल भी रिलैक्स है, सब चारों चैम्बर्स के अंदर ब्लड भर रहा है। आयोरिकल के अंदर राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भर रहा है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भर रहा है। वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड भर रहा है, मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच की जो एवी सेप्टम है उसके ऊपर जो बल्ब लगे हुए हैं, वेल्व्स लगे हुए हैं, वो ओपन है। सो एवी वेल्व्स ज्वाइंट डायस्टॉल के दौरान ओपन होंगे। अब सीधी सी बात है, वेंट्रिकल में ब्लड अगर भर रहा है तो वेंट्रिकल से तो ब्लड निकलेगा नहीं। तो वेंट्रिकल के ओपनिंग के ऊपर, वेंट्रिकल से जो ब्लड वेसल निकल रही हैं, पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा, उनकी ओपनिंग पे जो सेमील्यूनर वेल्व्स हैं वो क्या होंगे, क्लोज्ड, तभी तो ब्लड भरेगा ना। सो नीचे जो पतीला है, उस पतीले का जो टैप है वो बंद है। सो रिमेंबर, यहां पे सेमील्यूनर वेल्व्स क्या होंगे, क्लोज्ड। क्या होंगे, क्लोज्ड।
अब जब ज्वाइंट डायस्टॉल हो गई उसके बाद पहले ऊपर वाले चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल में एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन या स्क्वीजिंग की वजह से जो वेंट्रिकल में ब्लड का फ्लो था वो बढ़ गया 30%। 70% ब्लड एट्रिया का वेंट्रिकल में आ जाता है ज्वाइंट डायस्टॉल के एंड में, 30% जो है वो और आ जाता है एट्रियल सिस्टोल के दौरान। वेंट्रिकल रिलैक्स है तो वेंट्रिकल के अंदर ब्लड भर रहा है, कॉमन सेंस हो गई भैया, एवी वेल्व ओपन, सेमील्यूनर वेल्व क्लोज्ड, राइट। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होगा, जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगी तो रिमेंबर वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, तो एट्रियल रिलैक्सेशन, एट्रियल रिलैक्सेशन। सो एट्रिया क्या हो गए, रिलैक्स, एट्रिया रिलैक्स मतलब एट्रिया के अंदर ब्लड भरना शुरू हो गया। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन शुरू होते ही एवी वेल्व बंद हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हे ब्लड कृपया करके पीछे एट्रिया में ना जाना, तो एवी वेल्व वेंट्रिकुलर सिस्टोल के शुरू होते ही क्या हो जाते हैं बेटे, क्लोज हो जाते हैं। और याद रखिए जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल बढ़ती है तो थोड़ी देर के बाद जो आपके सेमील्यूनर वेल्व्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे और ब्लड को वो पंप आउट कर देंगे इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड अयोटा। सो रिमेंबर वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान जब इनिशिएशन होगी वेंट्रिकुलर सिस्टोल की तो एवी वेल्व क्लोज हो जाएंगे। बोले मिडल में होगी भी, आपसे पूछा जाए एट वेंट्रिकुलर सिस्टोल के मिडल में एवी वेल्व बंद होंगे या एंड पे एवी वेल्व बंद होंगे, तो आपका जवाब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू हुई एवी वेल्व बंद हो जाएंगे और सेमिल्यूनर वेल्व ओपन हो जाएंगे और स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है हार्ट से निकल जाएगा। ठीक है जी। अब याद रखिए जब हमारा दिल धड़कता है, जब कार्डियक साइकिल चलती है तो धक धक साउंड प्रोड्यूस होती है, नहीं ये तो गानों के लिए ही है। नॉर्मली जो साउंड प्रोड्यूस होती है दिल में वो है लब और डब। तो लब डब है, लब डब। लब पहली दिल की साउंड है और दूसरी साउंड है डब। लब प्रोड्यूस होती है जब एवी वेल्व बंद होते हैं, किसकी वजह से, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू होता है। सो रिमेंबर ड्यू टू क्लोजर ऑफ एवी वेल्व एट द ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल फर्स्ट हार्ट साउंड कॉल्ड लब is produced, whereas the second heart sound called dub is produced due to the closure of the semilunar valves at the onset of ventricular diastole or joint diastole। जो ventricular diastole या joint diastole शुरू होती है तो सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है डब। सो लब डब इस तरह से हमारी हार्ट साउंड जो है वो चलती है। कई दफा मरमर कंडीशन आ जाती है, मरमर का मतलब हार्ड मर्मर जिसे कहते हैं, हार्ड मर्मर में डिफेक्टिव हार्ट साउंड आती है ड्यू टू लीकेज ऑफ द ब्लड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, अब याद रखिए दिल में क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं हर कार्डियक साइकिल में, उसको हम डिपिक्ट करते हैं बाय ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यह एक रिप्रेजेंटेशन है कि भैया दिल में क्या क्या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल, उसको जब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो बन जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसको लेने के लिए, इस ग्राफ को बनाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। सो याद रखिए ग्राफ जो है वो है इंस्ट्रूमेंट, रिप्रेजेंटेशन है ग्राम। रिमेंबर ईसीजी लेने के लिए जो पेशेंट होता है उसके सीने में मल्टीपल लीड्स लगाई जाती है और 3 लीड्स इस तरह से लगाई जाती हैं कि एक राइट रिस्ट के साथ लगा दो, एक लेफ्ट रिस्ट के साथ लगा दो, एक लेफ्ट एंकल के साथ लगा दो। इंथोवन ट्रायंगल जो है वो बनाई सी जाती है। उसके बाद आपको दिखेगा कि भैया ईसीजी में अलग अलग वेव, ये एक कार्डियक साइकिल है जिसमें P, Q, R, S और T, ये आपको एक कार्डियक साइकिल बता रहा है। पी वेव आपको बता रही है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। डीपोलराइजेशन का मतलब इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। सो पी वेव शोज अस द डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया। QRS कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसको क्योंकि इसमें 3 वेव हैं, QRS। सो QRS कॉम्प्लेक्स बताता है डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल और करंट इन द वेंट्रिकल। टी वेव आपको बताता है रिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। वेंट्रिकल की रिपोलराइजेशन टी वेव द्वारा दिखती है हमें। सो रिमेंबर QRS कॉम्प्लेक्स डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल बताता है, मतलब डीपोलराइजेशन होगी उसके बाद शॉर्टली आफ्टर द ऑनसेट ऑफ Q वेव वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन भी शुरू हो जाएगी। सो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कार्डियक साइकिल।
साइकिल शुरू हो जाएगी, मतलब एक कार्डियक साइकिल जो है यहाँ पे QRS कॉम्प्लेक्स के कंप्लीट होते ही या टी वेव के कंप्लीट होते ही एक कार्डियक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाती है। सो याद रखिए, बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स इन 1 मिनट हार्ट रेट ऑफ अ पर्सन कैन बी डिटेक्टेड। बहुत इंपॉर्टेंट, आप देखेंगे कितनी बार जो है वो ये आपका QRS कॉम्प्लेक्स दिख रहा है आपको ग्राफ के ऊपर, तो आप 1 मिनट में कितनी बार ये QRS कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, इससे आप इंसान का हार्ट रेट बता सकते हो। अगर बहुत ज्यादा दिखेगा, जैसे अगर टैकीकार्डिया है, इंक्रीज्ड हार्ट रेट है, तो QRS बहुत ज्यादा होंगी। अगर हार्ट रेट कम है, ब्रेडिकार्डिया है, तो QRS का काउंट जो है वो कम हो जाएगा। रिमेंबर, एंड ऑफ द टी वेव विल टेल यू द एंड ऑफ द सिस्टोल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड ऑफ द टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ द सिस्टोल। बहुत इंपॉर्टेंट, ECG जो होता है वो कुछ बीमारी का पता करने के लिए आप डिटेक्ट कर सकते हो। जैसे नीट में क्वेश्चन आया था, अगर टी वेव डिप्रेस हो जाती है, ऐसी थी अब डिप्रेस हो गई, तो टी वेव अगर डिप्रेस हो गई तो ये मायोकार्डियल इस्कीमिया का इशारा है, मतलब हार्ट के मसल्स में कम ऑक्सीजन जा रही है, मायोकार्डियल इस्कीमिया। टी वेव अगर एलिवेट हो जाती है, हाइपरकैलेमिया, मतलब बॉडी फ्लूइड में आपके ब्लड में पोटेशियम लेवल जो है वो बढ़ जाता है अगर टी वेव एलिवेट हो जाती है। और आपने बहुत सारे सीरियल्स देखे होंगे, हिंदी सीरियल्स देखे होंगे, PQRS पिप पिप चली रहती है, पर्सन जो है, हीरो जो है वो लेटा होता है, लेकिन अगर हीरो कार्डियक अरेस्ट में चला गया तो आपको क्या साउंड सुनाई देगी? पी। अब पिप पिप नहीं आ जाए, पी, और यहाँ ब्लैंक आ जाएगा, मतलब बंदा जो है वो निकल लिया है, बंदे को कार्डियक अरेस्ट आ गया है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है स्टॉपेज ऑफ द हार्ट बीट, राइट। अब अगला सवाल, रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटी। आपका हमारे दिल की एक्टिविटी को कौन रेगुलेट करता है? सो रिमेंबर, हमारा हार्ट वैसे तो मायोजेनिक है, इसकी एक्टिविटी खुद ही इंट्रिंसिकली कंट्रोल करता है, फिर भी इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एक बंदा है विच इज कार्डियोवैस्कुलर सेंटर, जो विराजमान है मेडुला ऑब्लोंगेटा नामक हिस्से में, जो कि हमारे दिमाग का पोस्टीरियर मोस्ट हिस्सा है। उसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा कार्डियोवैस्कुलर सेंटर के थ्रू हमारे दिल की एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है। सो रिमेंबर, जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सेंटर होता है वो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम के द्वारा 2 तरीके से काम करता है। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम के 2 हाथ, एक हाथ है सिंपैथेटिक और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक। जब सिंपैथेटिक हाथ जो है वो दिल पे लगता है तो कौन सा आशीर्वाद देता है? ये सिंपैथेटिक हाथ। सिंपैथेटिक हाथ क्या करता है? जो SA नोड द्वारा रेट ऑफ जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल होता है उसको बढ़ा देता है, मतलब हार्ट रेट को बढ़ा देगा। दूसरा, जो वेंट्रिकल की स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, जो उसकी कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा देगा, मतलब कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देगा। व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है 1 मिनट में आपका दिल कितना ब्लड जो है वो पंप कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कार्डियक आउटपुट, बट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन 1 मिनट इज कॉल्ड एज कार्डियक आउटपुट एंड इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होता है एक कार्डियक साइकिल के दौरान हर एक वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप आउट कर रहा है इनटू द पल्मोनरी सर्किट एंड द सिस्टेमिक सर्किट, इट इज कॉल्ड एज द स्ट्रोक वॉल्यूम। तो कार्डियक आउटपुट क्या हुआ? कार्डियक आउटपुट का मतलब होगा हार्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है जी। सो कार्डियक आउटपुट बढ़ाता है सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, जबकि पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम क्या करता है? पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम SA नोड को बोलता है ज्यादा उछल मत, इसलिए रेट ऑफ जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल SA नोड द्वारा ये घटा देता है। एक्शन पोटेंशियल की स्पीड जो होती है चलने की उसको भी घटा देता है, कार्डियक आउटपुट को ये घटाता है। ठीक है जी। डिसऑर्डर्स, कौन कौन सी बीमारियां हैं भैया? हमारे दिल से रिलेटेड कौन सी बीमारियां हमें हो सकती है भैया? सबसे पहले एथीरोस्क्लेरोसिस, नाम है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। एथीरोस्क्लेरोसिस क्या होता है भैया? जब हमारी पर्टिकुलरली कोरोनरी आर्टरी के ल्यूमेन के अंदर कैल्शियम, फैट्स, फाइब्रस टिश्यू या कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, तो जमने की वजह से है, जब घी जम जाएगा, फैट जम जाएगा, फाइब्रस टिश्यू जम जाएगा, तो आर्टरी नामक जो ब्लड वेसल है उसका ल्यूमेन नैरो हो जाएगा, कंडीशन आएगी कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कहलाएगा एथीरोस्क्लेरोसिस। ठीक है जी। एथीरोस्क्लेरोसिस कैन गिव राइज टू हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन में क्या होता है? अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो 140/80 mm of Hg से ज्यादा रहता है, तो वैसे नॉर्मल इंसान का होता है 120/80 mm of Hg, इसमें 120 होता है सिस्टोलिक और 80 होता है डायस्टोलिक। आपका कॉन्स्टेंटली ब्लड प्रेशर 180 और 140/80 mm of Hg आ रहा है या 90 mm of Hg
Hg आ रहा है, 80 नहीं 90 mm ऑफ Hg आ रहा है, यहाँ 80 की जगह आप 90 जरूर कीजिएगा, ऑफ Hg आ रहा है, जिसकी वजह से आपको हार्ट डिजीजेस हो सकते हैं और वाइटल ऑर्गन्स पे बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है, जैसे कि ब्रेन और किडनीज जो है उनमें फेलवर होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। हाइपरटेंशन जो होता है उसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। अगली बीमारी है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना मतलब पेन, एंजेलिना नहीं है, ये है एंजाइना पेक्टोरिस। पेक्टोरिस पेक्टोरल रीजन में दर्द होती है, एंजाइना का मतलब पेन। सो पेन इन द चेस्ट रीजन, क्योंकि हार्ट के मसल्स में ज्यादा ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है। यह बीमारी मिडिल एज्ड और एल्डरली लोगों में ज्यादा होती है। वैसे तो किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, लेकिन मोर कॉमन इन मिडिल एज्ड एंड एल्डरली पीपल। हार्ट अटैक, हार्ट अटैक का मतलब होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। सो रिमेंबर, ये जो हार्ट अटैक है मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। हार्ट अटैक का मतलब होता है दिल के किसी हिस्से का मर जाना। डेथ ऑफ सर्टेन पार्ट ऑफ द हार्ट ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ द ब्लड सप्लाई इज कॉल्ड एज हार्ट अटैक। जब दिल का किसी का कोई कोना जो है ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से या बिल्कुल बंद होने की वजह से मर जाता है, हम इसे कहते हैं हार्ट अटैक, एंजाइना, सॉरी मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब डेड, राइट। सो समटाइम्स एंजाइना जो होती है उस मतलब हार्ट अटैक से पहले एंजाइना फील होती है इंसान को। आ गया को हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का मतलब नॉट हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है स्टॉपेज ऑफ द हार्ट बीट। आपके दिल के धड़कना जब रुक जाता है, इसे हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। एक और है विच इज कॉल्ड एज कार्डियक फेल्यूर। कार्डियक फेल्यूर इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर। कार्डियक फेल्यूर का मतलब फेल कब माना जाता है, कोई भी जब कोई रिक्वायर्ड फंक्शन नहीं कर रहा है परफॉर्म, तो वो फेल कहला जाता है। जैसे किडनी फेल्यूर, व्हेन किडनीज आर नॉट फिल्टरिंग द waste of the blood properly, then it is called renal failure or kidney failure. हार्ट फेल्यूर का मतलब है जब दिल जो है वो इफेक्टिवली ब्लड पंप नहीं कर रहा है टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी सेल, इट्स कॉल्ड एज हार्ट फेल्यूर। इसमें कंजेशन ऑफ द लंग इज द मेन सिम्टम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर। इट इज कॉल्ड एज कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर। ओके बच्चा पार्टी। सो बेटा this is all about the chapter. I have completed a whole of the chapter in detail. होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे सबसे पहले जो नीट के सवाल है अगर वही डिस्कस करें कि इरिथ्रोपोइसिस कब कहाँ होती है इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो आफ्टर बर्थ इट अकर्स इन बोन मैरो, रेड बोन मैरो। बिफोर बर्थ ये लीवर, स्प्लीन और यॉक सैक में होती है। हिमेटोपोइटिक ऑर्गन्स जो है एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ये 3 होते हैं। अगला जो है आरबीसीज बाइकनकेव और इन्यूक्लिएटेड क्यों होते हैं, तो इंक्रीज द सरफेस, टू इंक्रीज द सरफेस फ्री सरफेस टू अकोमोडेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, दे आर इन्यूक्लिएटेड। और इन्यूक्लिएटेड होने की वजह से दीज सेल्स हैव पुअर कंट्रोल ओवर देयर मेटाबॉलिज्म एज वेल। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज मैंने आपसे पूछा, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको बता देती हूँ। स्प्लीन इज कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज reservoir of RBCs। एक्सेस RBCs यहाँ स्टोर भी होते हैं। उसके बाद WBCs के काउंट पे सवाल आता है। उसके बाद आता है कि if you have to see the deficiency of immunoglobulins, if you see the deficiency of the antibodies in a person, then which type of protein you will then titer of which protein you will check in the blood, so that as immunoglobulins, and immunoglobulins are found in the which part of the blood? serum part में पाई जाती है। serum immunoglobulin was the answer. what is serum? serum का मतलब होता है clot, it is equal to plasma minus clotting factor. प्लाज्मा में से clotting factor हटा दिए जाए तो बनता है सीरम। सीरम is not able to clot because इसमें clotting factor नहीं होते हैं। और याद रखिए सीरम में इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट होती है। हार्ट जो होता है इट इज़ मेसोडर्मल इन ऑरिजिन एंड याद रखिए कि जो एसए नोड होता है वो करंट को मैक्सिमम रेट पे जनरेट करता है। जितने भी नोडल टिश्यू के पार्ट होते हैं दे ऑल कैन जनरेट द करंट बट एट वेरिंग रेट। मैक्सिमम रेट ऑफ जनरेशन ऑफ करंट इज बाय एसए नोड, हेंस कॉल्ड एज पेसमेकर ऑफ द हार्ट। बाकी डिसऑर्डर्स पे सवाल आते हैं। सो योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। कार्डियक साइकिल
साइकिल पे सवाल आ सकता है. सो डियर, इफ यू फील एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन, यू कैन talk to me. You can tell me your doubts. I'll definitely try to clear them out. We'll start about the next chapter, and that is excretory products and their elimination, in the next lecture. Till then, you take care of yourself. Love you all. God bless you. Bye bye, bete.